नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं संदीप भारद्वाज एक नए विषय के साथ, एक नई पाठ के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज का हमारा विषय आपके 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के पाठ 2 से है, जिसका शीर्षक है राजा, किसान और नगर। इस वीडियो में सिर्फ मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूँगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और आशा करता हूँ कि इन पॉइंटों को यदि आप पढ़ते हो तो बोर्ड में आप इजीली मार्क्स गेन करोगे, ये मेरा दावा है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने। प्रश्न है आपके सामने कि महाजनपदों के अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि महाजनपद के प्रमुख अभिलक्षण क्या हैं, उनको बताइए। आप किस प्रकार से ये पहचान कर सकते हो कि भैया महाजनपद जो हैं कि बेसिकली ये चीज़ें हैं। ठीक, तो विशेषताएं भी पूछ सकता है आपसे कि महाजनपदों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको घबराना नहीं है, उत्तर में यही लिखना है, इन्हीं पॉइंटों को आपको उत्तर में लिखना है जो आपके सामने उपस्थित है। नंबर 1 पॉइंट कि महाजनपदों के काल को परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इसमें आरंभिक राज्यों की स्थापना हुई। ये एक अभिलक्षण है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है महाजनपदों की कि इसी समय महाजनपदों के काल में को क्या माना जाता है, परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस क्योंकि इसी समय यानी कि इसी काल में आरंभिक राज्यों की स्थापना हुई या स्थापना शुरुआत हुई, आप कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसी समय लोहे के प्रयोग और सिक्कों का विकास होना शुरू हुआ। कि यही वह समय था कि जिस समय लोहा, जिस आयरन जिसे कहते हैं आज, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी समय इसकी शुरुआत हुई थी प्रयोग करने में भारत के समय महाजनपदों में, और सिक्कों का भी विकास शुरू हुआ था। तीसरा पॉइंट कहता है कि इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म के विचारधाराओं का विकास हुआ। नई नई विचारधाराएं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। नंबर 4 पॉइंट कहता है कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, परंतु कुछ राज्यों में गण और संघ दोनों समूह शासन चलाते थे। ठीक है। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी जिसे किले के घेरे में रखा जाता था, यानी कि जिसके चारों तरफ ईंटों से बाउंड्री कर दी जाती थी। ठीक है। उनके रख रखाव के लिए उचित प्रबंध होते थे या उचित प्रबंध होता था। सैनिक होते थे, द्वारपाल होते थे कि ताकि कोई भी राजधानी पर आक्रमण करे तो उसे सेफ और सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है। इसी काल यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें नियमों का निर्धारण किया गया कि क्या क्या नियम होंगे। उन्हीं नियमों के आधार पर उन्होंने अपने समाज को कई वर्गों में बांटा। हम आगे पढ़ते हैं कि शासक केवल क्षत्रिय वर्ण के ही हो सकते थे। ये महत्वपूर्ण वाली बात है, प्रश्न भी पूछ सकता है आपसे। प्रश्न क्या पूछ सकता है कि क्या महाजनपद काल में या फिर या आरंभिक राज्यों में शासक केवल क्षत्रिय ही हो सकते थे? चर्चा करें, ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। तो शासक केवल क्षत्रिय वर्ण के ही हो सकते थे। उनका कार्य राज्य पर नियंत्रण रखना, उनका कार्य राज्य पर नियंत्रण रखना और व्यक्तियों से कर वसूलना था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि अधिकांश जनपद कृषक वर्ग द्वारा प्रदान सहायक सेना पर निर्भर थे, परंतु राज्य धीरे धीरे अपनी स्थायी सेना का निर्माण कर रहे थे। तो आपके सामने मैंने ये 8 महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं प्यारे बच्चों। इन 8 बिंदुओं को यदि आपसे बोर्ड में पूछा जाता है, आप इन 8 बिंदुओं को भी लिखते हो, तो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके बोर्ड में एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा, फुल में से फुल मार्क्स देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर चर्चा करता हूं मैं। कहता है कि 16 महाजनपदों में मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कैसे बना? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है कि 16 महाजनपदों में मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद निम्न कारणों से बना। प्रथम, मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर से अच्छी होती थी। भाई जो हम खेती होती है वो मगध का जो क्षेत्र था उधर बहुत अच्छी उपज होती थी, उत्पादन अधिक होता था।
ठीक है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में उपजाऊपन और उर्वरक की मात्रा अधिक थी। आप देखेंगे कि वहाँ की जो मिट्टी थी वहाँ पे उपजाऊपन अधिक था और वहाँ की जो मिट्टी उर्वरक थी, ठीक है ना, इसीलिए वहाँ पे अनाज अधिक होता था। तो इसके पीछे मैं आपको पूरा एक ब्यौरा बताऊंगा कि उपज होने से महाजनपद में मगध महत्वपूर्ण कैसे बन गया। देखो प्यारे बच्चों की, जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो व्यापार भी ज़्यादा वहीं से होगा, और जहाँ से व्यापार ज़्यादा होगा तो उसकी महत्वपूर्ण यानी कि उसकी महत्वता अधिक होती चली जाएगी। तो इसीलिए मगध में उत्पादन यानी कि कृषि भी एक महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इस क्षेत्र में लोहे की खदानें भी सरल रूप से उपलब्ध थीं, जो हथियार और खेती बाड़ी के औजार बनाने में प्रयोग में लाई जाती थी। अब ध्यान देने की बात है, उत्पादन कैसे हो रहा है, उत्पादन के पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न जुड़ा हुआ है कि इसी क्षेत्र में यानी कि मगध का जो क्षेत्र था, इसी क्षेत्र में लोहे की खदानें भी सरल रूप से उपलब्ध थी। भाई जब लोहे की खदान उपलब्ध है तो लोहे से हथियार भी बनेंगे, खेती बाड़ी के लिए औजार भी बनाए जाएंगे, और जब खेती बाड़ी के लिए औजार बनाए जाएंगे तो खेतों को जोता जाएगा। देखो पहले क्या होता था, हड़प्पा काल में लोहा नहीं था अपने पास और उसकी जगह पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जिससे कि ज़मीन को अधिक गहरा नहीं खोदा जाता था। तो जब से लोहे का प्रयोग हुआ तो ज़मीन को अधिक गहराई से खोदा जाने लगा। जब अधिक गहराई से खुदती है ज़मीन, तब ज़मीन की उपजाऊ क्षमता अधिक बढ़ती है, तो जिससे फसलों का उत्पादन के अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं मगध में उत्पादन को बढ़ाने में लोहे का भी सहयोग रहा, और इसी सहयोग से क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा, लोहे का इस्तेमाल हुआ, उत्पादन बढ़ा, तो जो मगध की जो महत्वता थी ऑटोमेटिकली सारे महाजनपदों में बढ़ गई ऑटोमेटिकली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि वहाँ पर जंगली हाथी उपलब्ध थे जो सेना का अभिन्न अंग होते थे। ये हाथी माल ढुलाई के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। देखो भाई महत्वपूर्ण बात यह है कि मगध एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जंगली हाथी की उपलब्धता थी, जो किस चीज़ में काम आते थे, यदि युद्ध हो जाता तो सेना में अभिन्न अंग होते थे। उन्हें आगे रख दो तो कई सारे सैनिकों को तो वो अपने सूंड से पैरों से ही कुचल डालते थे। तो सैनिकों को भी ये अपने किसी राजा के लिए प्रमुख एक तरीके से सैनिक मान सकते हो आप इन्हें, ये राजा के लिए प्रमुख सैनिक थे और ये सेना का एक अभिन्न अंग थे। और इस हाथियों का इस्तेमाल भी माल को ढोने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए किया जाता था, क्योंकि ये हाथी इजीली अधिक से अधिक भार को उठा सकता था। ठीक है ना। नंबर 4, गंगा और उपनदियों से आने जाने के लिए रास्ता सस्ता और सुलभ साधन था। मतलब जो गंगा और उसकी उपनदियां हैं आने जाने के लिए सस्ती थी और सुलभ थी। ये दोनों, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और लोग इन नदियों से सिंचाई करते थे, और इन नदियों से लोग सिंचाई भी करते थे। अब देखो खेती होगी, खेती के लिए भाई पानी भी चाहिए। चलो लोहा है हमारे पास, लोहे से खेत जोत सकते हो, खुदाई कर सकते हो, लेकिन पानी भी तो चाहिए। पानी के लिए गंगा और उसकी उपनदियों का इस्तेमाल किया जाता था, और इन्हीं उपनदियों का इस्तेमाल व्यापार में भी किया जाता था।